मोमोन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह खुद को उस मैदान से अलग करके बीते वक्त पर ध्यान लगा रही हो। यह हरकत छोटी थी, पर इसके पीछे का दुख बहुत गहरा था, जैसे वह किसी ऐसे जख्म को छू रही हो जिसे वह अक्सर बंद रखती थी। उसने यान से कहा कि वह उसे थोड़ा वक्त दे, अकेले रहने का और अपनी ताकत जुटाने का। मोमोन ने माना कि अभी उसके पास पूरी तरह अपने असली रूप में आने के लिए पर्याप्त जादुई शक्ति माना नहीं है। जब तक वह ताकत की एक एक बूंद जमा नहीं कर लेती, वह वैसा नहीं कर पाएगी जैसा उसने सोचा है। यान को तब तक मोर्चा संभालना होगा और इस तूफान का सामना करना होगा। यान यह जानकर हैरान रह गया कि मोमोन खुद लिच आमोन से निपटना चाहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस पुराने दानव को कैसे रोकेगी, और वो भी इतने लंबे समय के लिए। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मुमकिन है। तभी अचानक एक काइमेरा ड्रैगन प्रकट हुआ, एक डरावना जीव जिसके बड़े और नुकीले दांतों वाले मुंह से अंदर ही अंदर चमक निकल रही थी। उसके गले से निकलने वाली वह रोशनी आंखों को चुभने वाली थी। उसे देखते ही यान के मन में एक अनजाना डर बैठ गया, जैसे कोई बहुत बड़ा शिकारी मैदान में आ गया हो। ड्रैगन ने फुंकार मारी और उसकी सांस सिर्फ आग या हवा नहीं थी, वह तबाही थी। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने मलबे को हवा में उड़ा दिया और जमीन को धूल के गुबार में बदल दिया। यान उस झटके से बहुत दूर जा गिरा, उसका शरीर हवा में ऐसे उड़ा जैसे दुनिया ने उसे एक तरफ पटक दिया हो। दांत पीसते हुए यान ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद को खड़ा किया। वह टूटे हुए पत्थरों पर कूदते हुए वापस अपनी जगह पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसे मोमोन की उस संभालने वाली बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे यह बहुत गैरजिम्मेदाराना लग रहा था, जैसे किसी से गिरती हुई छत के नीचे खड़े होकर उसे थामे रखने को कहना। लिच आमोन ने अपने कंकाल जैसे हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और यान को बहामुत कहकर पुकारा। उसकी आवाज पुरानी नफरत से कांप रही थी। यान के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसने मोमोन को जल्दी करने के लिए कहा, पर तभी उस दानव के सामने एक चमकता हुआ जादुई चिन्ह बना, एक भयानक मुहर जिसने हवा में एक खौफनाक हलचल पैदा कर दी। उस जादुई मुहर से तेज किरणें निकलीं और सीधे यान की तरफ झपटीं। वे किरणें यान की तरफ तब बढ़ी जब वह उस मॉन्स्टर को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। वह रोशनी बहुत भारी और हमलावर लग रही थी, जैसे वह किसी पुरानी सदी का न्याय लेकर आई हो। अगले ही पल लाल रोशनी ने यान को पूरी तरह घेर लिया। उसे दिखना बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। जब वह बेहोश होने लगा तो उसे फिर से उस ड्रैगन का ख्याल आया, उसका चमकता मुंह, उसकी खौफनाक सांस, जैसे कोई बुरा सपना बार बार उसे याद दिला रहा हो कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब होश आया तो यान ने खुद को किसी की तरफ पीठ करके बैठे हुए पाया। वह ऐसे खांस रहा था जैसे किसी तेज बुखार से उठकर आया हो। हर खांसी के साथ उसका गला छिल रहा था और उसे अपनी छाती बहुत भारी लग रही थी, जैसे फेफड़ों में अभी भी धूल और धुआं भरा हो। पास ही में क्रूएल ड्वाइट बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा था, पर वह अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था, जैसे उसे अदृश्य जंजीरों से जकड़ दिया गया हो। कैशा एवेराइन की भी यही हालत थी। वह होश में तो थी, पर एकदम लाचार थी। उनकी सारी ताकत जैसे धरी की धरी रह गई थी। ड्वाइट का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसने अपनी आंखों से आसपास का जायजा लेने की कोशिश की। वह सोच रहा था कि क्या सब खत्म हो गया है या यह किसी नई मुसीबत से पहले की शांति है। वह सन्नाटा उसे शक पैदा करने वाला लग रहा था। जहां तक ड्वाइट देख पा रहा था, ज़ॉम्बी अब दोबारा जिंदा नहीं हो रहे थे, जो इस बात का इशारा था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। कैशा ने भी धीरे से हामी भरी,
पर उसके चेहरे पर अभी भी सावधानी थी, जैसे उसे इस शांति पर भरोसा न हो। मैदान में चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े थे, पर उनमें हलचल जरा भी नहीं थी। सब कुछ एकदम शांत हो गया था, न कोई गुर्राहट न कोई आवाज। उस अजीब सन्नाटे ने यान के किए हुए काम पर उनकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। यान ने जो कुछ भी किया था, उसने इस लड़ाई को जड़ से खत्म कर दिया था। कोई जवाब न मिलने पर ड्वाइट चिढ़कर चुप हो गया। वह जबड़े भींचे सामने पड़े मॉन्स्टर के शरीर को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और यही अनिश्चितता उसे दर्द से भी ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी उन्होंने देखा, यान जिस तरफ गया था, वहां से रोशनी की एक विशाल किरण फूट रही थी। वह जमीन से आसमान तक एक खंभे की तरह खड़ी थी, और इतनी चमकदार थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ड्वाइट बेताब हो गया, आखिर यान ने ऐसा क्या कर दिया था। रोशनी में आंखें सिकोड़कर देखने पर उन्हें समझ आया कि वह कोई मामूली किरण नहीं थी। उसकी बनावट एक विशाल ड्रैगन के सिर जैसी थी, जिसका मुंह खुला हुआ था। वह नजारा जितना शानदार था, उतना ही डरावना भी। वहीं दूसरी ओर लीचन अभी भी अपना सिर पकड़े हुए था, और पहली बार उसके शरीर में हार का डर दिख रहा था। वह महसूस कर सकता था कि पासा पलट चुका है। जो जीत उसे पक्की लग रही थी, अब वह हाथ से निकलती दिख रही थी। उस पुराने सम्राट के परिवार के लिए अपनी नफरत को याद करते हुए वह दानव फिर से जोश जुटाने की कोशिश करने लगा। वह अब भी लड़ना चाहता था, इतिहास को अपने हाथों से तहस-नहस करना चाहता था। अंत करीब होने के बावजूद उसकी नफरत उसे आगे धकेल रही थी। और तभी उसका विशाल शरीर बिखरने लगा। उसके शरीर पर दरारें पड़ गईं, जैसे उसे थामने वाला जादू खत्म हो गया हो, और उसके शरीर के काले हिस्से सड़ी हुई छाल की तरह गिरने लगे। वह विशालकाय जीव आखिरकार अपनी ताकत खो रहा था। उसका खेल खत्म हो चुका था। यह नहीं हो सकता, लीचन ने हैरानी में सोचा, जैसे हकीकत ने उसे धोखा दे दिया हो। उसका शरीर जो कभी अजेय लगता था, अब बहुत ही आसानी से टूट रहा था। धुंधली नजरों से उस पुराने मॉन्स्टर ने अपने सामने एक काला साया देखा, जिसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार सीधे उसके दिल की तरफ तनी थी। वह अंदाज, वह साया, वह उसे अच्छी तरह पहचानता था। लीचन को ऐसा लगा जैसे वह एक बार फिर सम्राट बहामुत का सामना कर रहा हो। उस दानव के अंदर एक नई लहर दौड़ गई। आखिरकार बहामुत ने अपना असली रूप दिखा ही दिया था। उसे लगा कि उसका सदियों का इंतजार सफल हो गया। हार के करीब होने पर भी अपने दुश्मन पर वार करने की सोच ने उसे रोमांचित कर दिया। लेकिन यान को भी उसी वक्त एक चौंकाने वाली बात समझ आई। उसकी तलवार चलाने की तकनीक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बहामुत के योद्धाओं की होती थी। यान को महसूस हुआ कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह रिश्ता बहुत गहरा है। उस पुराने साये के सामने असली यान खड़ा था, और उसे अब सब साफ हो गया था। उसके पास सच में बहामुत की तकनीक थी, चाहे वह खून से मिली हो या किस्मत से। यह सच जितना ताकतवर था, उतना ही डरावना भी। यान ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपना सबसे बड़ा दाव यहाँ इन लाशों के बीच आजमाना पड़ेगा। पर हालात ही ऐसे थे। वह जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, वह बहुत पुरानी और बेकाबू थी, जैसे किसी तूफान की लगाम थाम लेना। जैसे ही यान ने अपने अंदर के तीनों जादुई सोतों माना को खोला, उसे अंदर से एक आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज अब सिर्फ एक दबाव नहीं थी, बल्कि साफ साफ सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी रूह उसे निर्देश दे रही हो। जब उसे आदेश मिला, एक ही तलवार से 1000 सैनिकों को काट डालो, तो यान की सांसें रुक गईं। यह मांग इंसानों के बस की नहीं थी।
उस पल यान को समझ आया कि वह सिर्फ एक तकनीक इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि वह खुद बहामुत की मर्जी सुन रहा था। यह एक राजा की जादुई तलवारबाजी थी। यान इसे गहराई से समझना चाहता था, न कि सिर्फ उस आवाज के पीछे अंधा होकर चलना चाहता था। उसे यकीन चाहिए था, क्योंकि इस ताकत को गलत समझने का मतलब था खुद को तबाह कर लेना। अचानक यान का पेट मरोड़ने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटा। वह कमजोरी बहुत अचानक और तेज थी, जैसे उसका शरीर उस भारी ताकत को और सहन नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और उसका सहारा लेकर खड़ा रहा। वह किसी धमाके का इंतजार कर रहा था और उसे समझ आ गया कि इस ताकत को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए वह अभी तैयार नहीं है। एस्ट्रेलॉन तलवार के सिर्फ एक वार से ही यान की पूरी जादुई ताकत माना खत्म हो गई, जैसे उसकी नसें खाली हो गई हों। उसे अंदाजा नहीं था कि इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे लीचन पर बहुत गुस्सा आया, जिसने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया था। यान का गुस्सा अब एक दहकती आग बन चुका था। यह सिर्फ दुश्मन पर नहीं था, बल्कि इस बात पर भी था कि उसे ऐसे कोने में धकेल दिया गया था जहां उसे इस पुरानी ताकत का सहारा लेना पड़ा। वह पुराना दानव चीख चीख कर धमकियां दे रहा था और यान को तड़पा तड़पा कर मारने की बात कह रहा था। उस मीनार में मारे गए हर छात्र और हर अधूरे सपने की तरफ से लीचन ने कहा कि वह यान को सजा देगा। उसे लगा कि उसे बदला लेने का पूरा हक है। तभी उस मॉन्स्टर की खोपड़ी पर एक पुराना जादुई चिन्ह उभर आया। वह निशान चमकने लगा, क्योंकि लीचन उसे यान को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। उसके आसपास की हवा भारी हो गई और रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी। अपनी जादुई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस दानव का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा और वहां एक खौफनाक मुंह बन गया जहां नहीं होना चाहिए था। नुकीले दांत और एक गीली लाल जीभ बाहर निकल आई, जो मुर्दा मांस पर बहुत घिनौनी लग रही थी। वह नया मुंह जैसे सब कुछ निगलने को तैयार था। लीचन ने हमलों की बौछार कर दी, जादुई गोले, बर्फ का तूफान जो चाकुओं की तरह चुभ रहा था, और आग की दीवारें जो उसे जिंदा जलाने को तैयार थीं। यान जानता था कि मोमोन ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। ये हमले बहुत पुराने और जानलेवा थे, जो सिर्फ दुश्मन को मिटाने के लिए बनाए गए थे। लीचन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, उसकी आवाज में नफरत भरी थी। वह यान की मौत मांग रहा था और इस बात पर आग बबूला था कि यान अभी भी उसका मुकाबला कर रहा है। वह दानव अपनी नफरत की आग में पूरी दुनिया को जला देना चाहता था। अचानक मोमोन यान के बगल में ऐसे आ गई जैसे हवा चीरकर निकली हो। बिना किसी औपचारिक बात के उसने अपने होठों पर उंगली रखी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सख्ती और कमान थी। उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। यह इशारा किसी चिल्लाकर दिए हुक्म से भी ज्यादा भारी था, एक ऐसी चेतावनी कि हमारी एक सांस भी हमें मुसीबत में डाल सकती है। उसके आते ही हवा में तैर रहे वे शैतानी जादुई निशान फीके पड़ने लगे और धीरे धीरे बुझने लगे, जैसे पानी में गिरे अंगारे। यह देखना यकीन के परे था। वे घेरे इतने ताकतवर लग रहे थे जैसे हकीकत में जड़ दिए गए हों, पर अब वे ऐसे कमजोर पड़ रहे थे जैसे किसी ने चुपचाप उनकी जड़ें ही काट दी हों। यान अभी भी हक्का बक्का और थोड़ा लड़खड़ा रहा था। उसने फटी आंखों से देखा कि आखिरी जादुई घेरा भी टूट गया। पलक झपकते ही वे सारे उलझे हुए निशान और जानलेवा मुहरें एक साथ गायब हो गईं। अब वहां सिर्फ खाली हवा और जले हुए जादू की एक गंध बची थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे किसी ने एक हाथ से पूरे तूफान को विदा कर दिया हो।
मोमोन उन पत्थरों और मलबे पर नंगे पैर ऐसे चल रही थी जैसे वह मखमली फर्श हो, जबकि उसका जादू उसकी खाल के नीचे सरसराहट पैदा कर रहा था। उसने यान से बड़े आराम से कहा कि बस देखते रहो और दिखावा बंद करो। उसने उसे चिढ़ाया कि उस मॉन्स्टर के सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों में मजाक था, पर साथ ही एक सख्ती भी, जो कहती थी कि इस वक्त घमंड से ज्यादा जान बचाना जरूरी है। मोमोन आगे बढ़ी और यान और उस खतरे के बीच एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। पर यह साफ था कि उसने अभी तक लिच आमोन से लड़ने की पूरी तैयारी नहीं की थी। वह शांत दिख रही थी, पर उसकी नजरें फासले और वक्त को माप रही थीं, जैसे वह अपने शरीर से कुछ पल खरीद रही हो ताकि दिमाग में कोई और भी बड़ा हमला तैयार कर सके। मोमोन को लग रहा था कि यान उस दानव से भिड़ने के बाद मौत के मुंह के एकदम करीब पहुंच चुका है। अब इंतजार करने या तैयारी पूरी करने का वक्त नहीं बचा था। अगर वह एक पल भी झिझकती तो यान हाथ से निकल जाता, इसलिए उसने सीधे उस तूफान में कदम रख दिया क्योंकि अब और कोई चारा नहीं था। मोमोन के सिर के ऊपर रोशनी का एक बड़ा और चमकता हुआ जादुई निशान उभरा। वह इतना साफ और सुंदर था जैसे रोशनी और गणित से बना कोई ताज हो। उसके आसपास की हवा भारी हो गई और उसमें एक अलग ही धमक थी। उसने बिना चिल्लाए सबको बता दिया कि अब से सब कुछ उसी पर छोड़ दें। मोमोन के पास 3 अलग अलग जादुई मुहरें जल उठीं और एक त्रिकोण की तरह आपस में जुड़ गईं। उनकी लकीरें ऐसे धड़क रही थीं जैसे वे आपस में बातें कर रही हों और अपनी ताकत बांट रही हों। उसकी हथेली के ऊपर उन्हीं मुहरों की एक छोटी सी नकल धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे उसकी मुट्ठी में कोई छोटा सा ब्रह्मांड हो। मोमोन ने ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और जंग के शोर को ऐसे भुला दिया जैसे वह किसी शांत कमरे में हो। उसके माथे पर एक पतली लाल लकीर उभरी, एकदम सटीक, जैसे कोई निशान हो। इसे देखकर लग रहा था कि वह सिर्फ जादू नहीं कर रही, बल्कि अपने अंदर की किसी बहुत पुरानी और खतरनाक ताकत को जगा रही है। चूंकि उस मीनार के छात्र ने ही यह तबाही शुरू की थी, मोमोन का चेहरा जिम्मेदारी और दबे हुए गुस्से से कड़ा हो गया। उसके दिमाग में सब कुछ साफ था। अगर यह रायता उस मीनार की वजह से फैला है, तो उसे ही, जो उस इतिहास से जुड़ी है, इसे खत्म करना होगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। काली घटाओं के बीच से एक बिजली सी कड़की और रोशनी का एक विशाल खंभा जमीन पर आ गिरा। यह सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि किसी इंसाफ जैसा लग रहा था, आसमान और इस बर्बादी को जोड़ने वाली एक सीधी लकीर। उसकी ताकत से धूल और पत्थर कांपने लगे, जैसे पूरी दुनिया को एक जगह पर कील से ठोक दिया गया हो। यान हैरान रह गया, मोमोन के अचानक आने से भी और उसके इस नए रूप से भी। उसने खुद के लिए बिल्कुल वैसा ही शरीर बना लिया था जैसा उसका जीते जी था, वही इंसानी कदकाठी, वही सलीका और वही पूरापन। यह कोई कच्चा पक्का जादू नहीं था, बल्कि एक ऐसी कारीगरी थी जैसे उसने मौत के आगे झुकने से साफ मना कर दिया हो। यान की अनकही चिंता को समझते हुए मोमोन ने अपनी कमजोरी मान ली। उसके पास जादुई ऊर्जा, माना, की कमी थी, जिसका मतलब था कि वह लिच आमोन को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। उसकी ताकत सटीक थी पर असीमित नहीं। यहाँ खड़ा उसका हर पल एक जुआ था, और उसने साफ कर दिया कि वह अपनी बची कुची ताकत बहुत सोच समझकर खर्च कर रही है। इसीलिए मोमोन ने अपने वफादार नाइट यान से कहा कि उसे गौर से देखो, सच में देखो, क्योंकि इस रूप में वह बिल्कुल इंसान जैसी दिख रही थी। वह चाहती थी कि वह समझे कि चेहरे के पीछे क्या छिपा हो सकता है, कैसे एक उस्ताद इंसानी रूप को कपड़ों की तरह पहन सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह चाहती हो कि यान इस पल को ठीक वैसा ही याद रखे जैसा वह है। फिर उसने यान को एक और चौंकाने वाली बात बताई।
उसे जादूगरों की मीनार के असली मालिक का रूप देखने को मिलेगा। उसने यह बात बहुत साधारण तरीके से कही, पर बात बहुत बड़ी थी। यान को अंदाजा भी नहीं था कि मोमोन कोई मामूली हस्ती नहीं, बल्कि उस मीनार की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने वाली शख्सियत है। अब तक यान को लगता था कि मोमोन बस उस मीनार की एक बहुत ताकतवर जादूगरनी है, उसका एक हिस्सा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद ही उस मीनार की सर्वेसर्वा है। इस खुलासे ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। उसका ज्ञान, उसका संयम और उसकी आंखों में छिपा वह पुराना दर्द, सब अब नया सा लगने लगा। यान के दिमाग में सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। वह इस पल से और क्या सीख सकता है, क्या फायदा उठा सकता है? पर मोमोन का चेहरा चिढ़ से थोड़ा तन गया। उसे यान की सोच बचकानी लगी, जो सिर्फ हैरानी और जिज्ञासा में फंसी थी। उसे इस बात से बुरा लगा कि उसके असली रूप को देखकर यान के मन में उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं था जो वह उठा रही थी। लिच आमोन ने अपनी जलती नजरों से मोमोन को देखा और इशारा किया। उसने उसे अपने साथ चलने को कहा ताकि वे दोनों मिलकर जादू की बुलंदियों को छू सकें। यह लालच भरा ऑफर बड़े बड़े शब्दों में लिपटा हुआ था। मोमोन थोड़ा हंसी, जैसे उसे यकीन न हो, और उसने हैरानी जताई कि वह उसे इस रूप में भी नहीं पहचान पाया, जैसे वह अपनी ही धुन में अंधा हो गया हो। उसके इनकार ने लिच आमोन को तुरंत भड़का दिया। उसका सब्र जवाब दे गया और उसने एक साथ कई जादू करने की अपनी तकनीक छेड़ दी। एक के ऊपर एक हमलों की झड़ी लगा दी। नर्क की आग जैसी काली लपटें हवा में तैरने लगीं, जिनका मकसद सिर्फ चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को एक ही बार में मिटा देना था। अपनी भयानक आंखें उस पर गड़ाए हुए लीचन ने अपना वह शैतानी वार सीधे मोमोन की तरफ घुमा दिया, जैसे अब वही उसका असली निशाना हो। उस हमले में भारी नफरत थी, एक ऐसी चोट जो यान के सामने मोमोन का भरोसा और उसका रुतबा तोड़ दे। उस जोर से हवा चीख उठी और जमीन जैसे पीछे हटने लगी। एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, खतरनाक, चमकदार और रूह कपा देने वाला। यह कोई साधारण आग या बिजली नहीं थी, यह सदियों पुराने श्राप से निकला कोई तूफान लग रहा था। वह धमाका पूरे मैदान में गूंज उठा और एक पल के लिए सब कुछ एकदम सफेद हो गया, जैसे दुनिया की रोशनी ही गायब हो गई हो। यान अपनी जगह पर टिका न रह सका। अपनी मजबूत टांगों और जिद के बावजूद उस झटके ने उसे एक तरफ उड़ा दिया। उस शैतानी जादू के आगे वह बेबस था। उसका शरीर धूल और पत्थरों के बीच गोल गोल घूमने लगा। उसकी पसलियों में तेज दर्द उठा और उसे समझ आ गया कि एक इंसान और उस पुराने शैतान के जादू के बीच कितना बड़ा फासला है। तबाही के बावजूद लिच आमोन अपनी उस अजीब सी जिद पर अड़ा रहा। वह चिल्लाकर उन्हें अपने साथ आने के लिए उकसाने लगा। उसने फिर से अमर होने का लालच दिया, कहा कि इस कमजोर इंसानी शरीर को छोड़ो और हमेशा के लिए मेरे साथ आ जाओ। यह जहरीला लालच ऐसे दिया जा रहा था जैसे अमर होना ही हर जुल्म की भरपाई कर देगा। उस दानव के सामने एक तेज रोशनी चमकी, जो किसी विशाल सूंड जैसी बनावट से निकल रही थी, पर उसकी चमक बहुत सलीके वाली थी। वह रोशनी धुएं और अंधेरे को चीरते हुए एक धार की तरह निकली। लिच आमोन के काले साये के सामने वह रोशनी किसी अंधेरी कब्र में जलते चिराग की तरह लग रही थी। मोमोन ने उस दानव पर आरोप लगाया कि वह एक बचकानी और खुद को बहलाने वाली कल्पना को मुक्ति का नाम देकर उससे चिपका हुआ है। ये शब्द सुनकर लिच आमोन हक्का बक्का रह गया। उसे डर या हैरानी की उम्मीद थी, पर तिरस्कार की नहीं। एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव ढीले पड़ गए, जैसे उसे समझ ही न आया हो कि उसकी दया को कोई कमजोरी कैसे कह सकता है। मोमोन ने उसके हमलों को भद्दा और कच्चा बताया, यह कहते हुए कि इनमें सलीके की बहुत कमी है, चाहे वह अपनी पूरी जान ही क्यों न झोंक दे।
उसे देखकर लग रहा था कि वह उसके हमलों से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। फिर उसे थोड़ा अचरज हुआ कि वह और ज्यादा ताकत माना खर्च कर रहा है। उसकी नजरों में यह बर्बादी थी, न कि असली उस्ताद होने की निशानी। लीचन को बहुत गौर से और सख्ती से देखते हुए मोमोन ने सरेआम शक जताया कि क्या उसने सच में उस जादुई मीनार में शिक्षा ली है। उसने इशारा किया कि अगर वह सच में उस खानदान का होता तो वह सिर्फ नफरत और पागलों वाली ताकत के भरोसे नहीं रहता। उसका यह शक किसी गाली से भी ज्यादा गहरा था। इसने उसकी उस पहचान पर ही सवाल उठा दिया जिसे वह पूछता था। उसकी बातों से तिलमिलाकर मॉन्स्टर गुर्राया और उसे घमंडी लड़की कहा। गुस्से के एक गुबार में उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उखाड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। अब वह जादू छोड़कर सीधे हिंसा पर उतर आया था। वह पत्थर हवा को चीरता हुआ शोर मचाता हुआ आया, जैसे वह उसे सिर्फ यह साबित करने के लिए कुचल देना चाहता हो कि वह यह कर सकता है। मोमोन यह नजारा देखकर मुस्कुराई, शांत और थोड़ा मजे लेते हुए। जब उसका जादू काम नहीं आया तो उसे जोर आजमाइश पर उतरता देख उसे हंसी आ गई। बुरा नहीं है, उसने बड़े तंज के साथ सोचा, जैसे किसी ऐसे अनाड़ी छात्र को देख रही हो जिसके पास सवालों के जवाब खत्म हो गए हों और अब वह फर्नीचर फेंकने लगा हो। अपनी कलाई के बस एक हल्के से इशारे से मोमोन ने उस विशाल पत्थर को बीच हवा में ऐसे रोक दिया जैसे कोई गिरता हुआ पत्ता पकड़ ले। वह पत्थर हवा में वहीं थम गया और उसकी पूरी रफ्तार जैसे गायब हो गई। लिच आमोन की इस हरकत ने उसे जरा भी प्रभावित नहीं किया, बल्कि इससे यह और पक्का हो गया कि वह कितना हताश हो चुका है। मोमोन को सच में ताज्जुब हुआ कि लिच आमोन इतनी छोटी सी बात कैसे भूल गया। जल्दबाजी में बनाए गए कच्चे पक्के जादुई घेरों को तोड़ना बहुत आसान होता है। किसी भी सलीके वाले जादूगर को यह कमजोरी साफ दिख जाती। जादू पर इतना घमंड करने वाले जीव के लिए ऐसी लापरवाही करना एक गुनाह जैसा था, और मोमोन को उसकी यह गलती किसी निजी अपमान की तरह लगी। उसकी नजरों में यह बहुत ही पिछड़ी हुई सोच थी, खासकर एक ऐसे मॉन्स्टर के लिए जो नफरत को ताकत कहता है। जादू की किरणें उसकी तरफ बड़ी नफरत के साथ बढ़ी, पर वे उसकी सुरक्षा को भेद न सकीं। वे किरणें उससे टकराने से पहले ही मुड़ गईं या बिखर गईं, जैसे मोमोन की मौजूदगी ने वहां के नियमों को ही बदल दिया हो। वह पुराना मॉन्स्टर उसके तानों को सहने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे मजबूरी में सुनना पड़ा जब वह उसे जादुई ताकत को एक गुस्सैल जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक असली जादूगर की तरह समझदारी से इस्तेमाल करने की सलाह दे रही थी। उसकी बातें सिर्फ मजाक नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी सीख थी जो उसकी बेइज्जती कर रही थी। मोमोन और आगे बढ़ी और उसने कहा कि बुरी ताकत का इस्तेमाल करना आलसी लोगों का शॉर्टकट है, उन लोगों का सहारा जो खुद को बेहतर बनाने की मेहनत नहीं करना चाहते। उसने सरेआम सवाल किया कि ऐसी गंदगी से बिगड़ा हुआ शरीर कभी जादू की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी नज़र में असली उस्ताद बनने के लिए अनुशासन और साफ नीयत जरूरी थी। पहली बार उस दानव के शरीर में एक हिचकिचाहट दिखी। मोमोन की बातों ने उसके अंदर कुछ हिला दिया था। जिस भरोसे के साथ वह कत्लेआम मचा रहा था, वह अब डगमगाने लगा। ऐसा लग रहा था कि लिच आमोन एक असली उस्ताद के सामने आकर उस सच से मुकरने लगा है जिसे उसने सदियों की नफरत के नीचे दबा रखा था। अभी भी अपनी उसी बात पर अड़े हुए लिच आमोन ने कहा कि वह इस बुरी ताकत का इस्तेमाल उस मीनार को वापस खड़ा करने के लिए करना चाहता है। उसने मोमोन को बताया कि वह बस कैसे भी करके उसे फिर से बनाना चाहता है। उस खौफनाक रूप के पीछे यह बात किसी बच्चे की जिद जैसी लग रही थी। उसे लग रहा था कि फिर से सब बना लेने से पुरानी तबाही धुल जाएगी। उस पुराने मॉन्स्टर के मुताबिक
वह सच में चाहता था कि मीनार के वे छात्र और मास्टर वापस आ जाएं, ताकि सब फिर से मिलकर जादू के राज सीख सकें। वह यह बात इतनी श्रद्धा से कह रहा था जैसे वह कोई इबादत हो। उसे लग रहा था कि पुराने दिनों में लौटने से उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और उन लाशों का बोझ कम हो जाएगा जो उसने बिछाई थीं। लीचन की बातों ने मोमोन को हिलाकर रख दिया। मीनार को फिर से देखने की उसकी वह तड़प और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की जिद मोमोन की रूह के किसी पुराने जख्म को छू गई। एक पल के लिए वह मैदान धुंधला हो गया और उसकी जगह पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। स्याही की खुशबू, मोमबत्ती की रोशनी, छात्रों की हंसी और वह साथ मिलकर कुछ नया खोजने का गर्व। उस मीनार के नाम पर उस दानव ने ऐसे एक घटिया काम किए थे कि मोमोन ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। किसी जगह से प्यार का मतलब यह नहीं कि आप क्रूरता करें। वह अंदर से टूट रही थी। एक तरफ वह मीनार जो उसके लिए सब कुछ थी और दूसरी तरफ उसे वापस लाने के लिए किए गए वे घिनौने तरीके जो उसकी आत्मा का ही अपमान थे। बीते वक्त में मोमोन को वापस आने और मीनार का सामना करने के ढेरों मौके मिले थे, पर बदले की आग में अंधी और कड़वाहट से भरी होने की वजह से उसने उन मौकों को बेकार समझकर छोड़ दिया था। उसने खुद को ये यकीन दिला रखा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ने का मतलब होता यह मानना कि उसने कितना कुछ खो दिया है। सिर्फ मोमोन का ज़मीर ही सच जानता था। उसने सालों के उस अकेलेपन को अनदेखा किया था और यह नाटक किया कि सहना ही उसकी ताकत है। वह जिंदा तो बच गई थी, पर इस जिंदगी की एक ऐसी कीमत थी जिसका नाम वह कभी नहीं लेना चाहती थी। उस मीनार का न होना उसका एक ऐसा साथी बन गया था जो हमेशा चुपचाप उसके साथ रहता और उसे टीस देता था। सदियां बीत गईं, पर उस जादुई मीनार की यादें उसके दिमाग से कभी ओझल नहीं हुईं। वे आज भी टुकड़ों में जिंदा थीं। पत्थर के वे गलियारे, दीवारों पर उकेरे गए जादू, उस्ताद होने का वह बोझ और स्याही राख की वह महक। वक्त ने उन यादों को मिटाया नहीं, बस उन्हें एक ऐसी तड़प में बदल दिया जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। अचानक मोमोन ने फिर से अपनी आंखें मूंद लीं और इस बार अपराध बोध ने इतनी जोर से हमला किया कि उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे सच में उन सब चीजों के लिए खुद पर बोझ महसूस हुआ जो उसे आज भी उस मीनार से जोड़े हुए थीं। वे फैसले, वह चुप्पी और वे नाकामियां जिन्हें वह बरसों से सही ठहराती आ रही थी। वह एहसास बहुत ही कच्चा, बेपर्दा और एकदम इंसानी था। लीचन उस खास दिन के बारे में बड़बड़ाने लगा जब वह उस निशान के साथ आया था, जैसे वह कोई पवित्र मोड़ हो। पर मोमोन को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। उसकी बात किसी ऐसी याद की तरह लगी जो मोमोन की पहचान का हिस्सा नहीं थी। वह मान रहा था कि वे दोनों यह जानते हैं, पर वह इसे नहीं पहचानती थी। इस बात ने उनके बीच तनाव और बढ़ा दिया। फिर उसने वह राज खोला। उसने उसे एक लाल जादुई चिन्ह दिखाया जो बहुत ही डरावनी चमक के साथ जल रहा था। उसने ऐसे बात की जैसे वह निशान ही हर चीज की चाबी हो और उसकी हर इच्छा पूरी करने का जरिया हो। वह निशान ऐसे धड़क रहा था जैसे वह उसकी अपनी ताकत न होकर कहीं बाहर से उधार ली गई कोई शक्ति हो। तभी मोमोन को असली बात समझ आई। लीचन की उस बुरी ताकत की जड़ उसका भरोसा या मकसद नहीं था, बल्कि उस निशान के पीछे छिपी वह शैतानी ताकत थी। खुद लीचन, जो अभी भी अपनी खोपड़ी पकड़े हुए था, किसी राजा जैसा नहीं बल्कि एक कठपुतली जैसा लग रहा था जो उस ताकत के बोझ तले कराह रहा था जिसने उसे इस्तेमाल किया था। यह एहसास रूह कपा देने वाला था, क्योंकि इसका मतलब था कि असली दुश्मन उस लीच से भी कहीं ज्यादा गहरा है। वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया जब एक भयानक धमाका हुआ और पूरे मैदान में एक तेज रोशनी छा गई। उस झटके से पत्थर और हवा दोनों कांप उठे।
लिच आमोन के मुंह से एक चीख निकली, एक बहुत ही दर्दनाक और तेज आवाज, जैसे उसके अंदर की कोई चीज बेकाबू होकर टूट गई हो। मोमोन सब समझ गई, यह बेहिसाब ताकत के बेकाबू होने का नतीजा था, वह ताकत जो अपने दायरे से बाहर निकलकर खुद को ही फाड़ रही थी। यह कोई सोचा समझा धमाका नहीं था, यह एक तरह का विस्फोट था जो तब होता है जब पुरानी ताकतें आपस में टकराती हैं या जब उन्हें थामने वाला शरीर जवाब दे जाता है। धमाके की वजह से पत्थरों के टुकड़े छर्रों की तरह हर तरफ उड़ने लगे और जानलेवा रफ्तार से हवा को चीरने लगे। उस चौंधिया देने वाली रोशनी के बीच भी लिच आमोन साफ दिख रहा था, उसका साया धुएं और रोशनी में बिगड़ा हुआ लग रहा था और वह ऐसे कांप रहा था जैसे सिर्फ नफरत और टूटते हुए जादू के सहारे टिका हो। जैसे तैसे जिंदा बचते हुए उस पुराने मॉन्स्टर ने अपनी आखिरी बची कुची ताकत बटोरी और अपने दुश्मनों को कुछ बताने की कोशिश की, जैसे कोई आखिरी पैगाम, चेतावनी या कोई सच। उसका जबड़ा ऐसे हिल रहा था जैसे वह अपने टूटे हुए घमंड के बीच से शब्द बाहर निकाल रहा हो। वह जो भी कहना चाह रहा था वह बहुत जोरी लग रहा था, जैसे उसकी मरती हुई जिंदगी से ज्यादा वह सच मायने रखता हो। मोमोन लीचन पर जोर से चिल्लाई, उसकी आवाज में दर्द और एक अलग ही जिद थी। उसने माना कि वो सबको नहीं बचा पाई, न हर सिपाही को, न हर कैडेट को और न उन लोगों को जिन्हें ये बुरा सपना निगल गया। पर उसने ठान लिया था कि वो उसे जरूर बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ क्यों न दांव पर लगाना पड़े। अगले ही पल मोमोन के हाथों में वही जाना पहचाना जादुई निशान बन गया, वही जिसे उसने अनगिनत बार आजमाया था और जिसे उसने अपने दुखों से और भी निखारा था। उसकी लकीरें एकदम साफ थीं और वो चमक रहा था। जैसे ही वो दिखा, आसपास की हवा जैसे भारी हो गई, मानो कुदरत को भी पता चल गया हो कि एक बड़ा अनुष्ठान शुरू होने वाला है। मोमोन आगे बढ़ी और उस चमकते निशान को उस धमाके के बीच मौजूद दानव के करीब ले गई। लीचन के मुंह से एक ऐसी डरावनी चीख निकली जो रूह कपा दे, जैसे वो सफाई वाला जादू उसे छूते ही जला रहा हो। उस निशान की रोशनी उसके अंधेरे पर ऐसे हावी हो रही थी जैसे लंबी रात के बाद सूरज की पहली किरण। अपनी पूरी जादुई ताकत झोंकते हुए मोमोन बस एक ही चीज चाहती थी कि आमोन बस हिम्मत न हारे। वो चाहती थी कि वो उसका सामना न करे, घबराए नहीं, बस टिका रहे इतनी देर तक कि उसका जादू अपना काम कर दे। उसकी आंखें उससे मिन्नतें कर रही थीं, पर हाथ एकदम स्थिर थे। वो अपना जादू सीधे उस दानव के शरीर के अंदर उतारने लगी, जैसे जहरीली नसों में साफ पानी बहाया जा रहा हो। उसका मकसद उसे खत्म करना नहीं, बल्कि उसे साफ करना था, उसके अंदर की गंदगी को धोकर उसकी ताकत को फिर से वैसा ही बनाना जैसा वो पहले थी। मोमोन के लिए सिर्फ ऊपरी तौर पर सुधार करना काफी नहीं था। उसे आमोन के अंदर भरे उन बुरे ख्यालों और जहरीली ताकतों को बाहर निकालना था जिन्होंने उसे एक क्रूर मॉन्स्टर बना दिया था। अगर वो इस जहर को निकाल पाती तो शायद उस मॉन्स्टर के पीछे छिपा वो इंसान वापस मिल सकता था। अगर उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती तो शायद आमोन को फिर से वैसा ही बनाया जा सकता था जैसा वो बरसों पहले था। नफरत से भरा एक जिंदा मुर्दा नहीं, बल्कि एक ऐसा छात्र जिसमें कुछ सीखने की चाह थी और जिसका भविष्य उज्जवल था। मोमोन इसी उम्मीद के सहारे टिकी थी। मोमोन ने जो जादुई प्रक्रिया शुरू की थी वो अब काम करने लगी थी। पहले तो लगा कि कुछ नहीं बदला, लीचन की वो खौफनाक खोपड़ी अब भी वैसी ही डरावनी थी। पर फिर धीरे धीरे वो हड्डियां धुंधली होने लगीं। उस पुराने दानव का रूप अब धीरे धीरे इंसान जैसा होने लगा था, मानो उस मॉन्स्टर के अंदर से एक आदमी फिर से जन्म ले रहा हो। मोमोन को एक पल के लिए बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि उसकी ये कोशिश रंग ला रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि आमोन के अंदर की बुराई खत्म हो रही है और उसकी रूह वापस आ रही है।
पर वो जानती थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, जरा सी भी चूक सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। तभी अचानक उम्मीद की जगह खौफ ने ले ली। मोमोन और लीचन दोनों दंग रह गए जब उसका शरीर किसी सूखी राख की तरह बिखरने लगा। वो मजबूत दिखने वाला शरीर उसकी आंखों के सामने टूटने लगा। मोमोन की जैसे सांसें रुक गईं, वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो तो उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। आमोन का शरीर उस बुरी ताकत से इतना सड़ चुका था कि वो इस सफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये जादू उसके लिए बहुत भारी पड़ गया। मोमो उसे रुकने के लिए कहने लगी। वो गिड़गिड़ा रही थी कि वो अभी हार न माने, मानो उसकी जिद उसे फिर से जोड़ देगी। जब आमोन ने अपनी धुंधली नजरों से मोमोन की तरफ देखा और उसे मास्टर कहा, तो मोमोन का दिल भर आया। वो एक शब्द किसी तलवार की तरह चुभा। उस एक पुकार में उनका पुराना रिश्ता और वो सब कुछ था जो वक्त के साथ खत्म हो गया था। जैसे जैसे वो फिर से इंसान जैसा दिखने लगा, आंखें साफ हुईं, चेहरे का तनाव कम हुआ, आमोन ने मोमोन को पहचान लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे फिर कभी इस तरह से मिलेगा, लाशों से भरे मैदान और टूटते जादू के बीच। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो अपनी पुरानी दुनिया का आखिरी टुकड़ा देख रहा हो। आमोन ने अपने इस डरावने रूप के लिए शर्मिंदा होते हुए माफी मांगी। पर मोमोन अब ये सब नहीं सुनना चाहती थी, खासकर तब जब उसका शरीर बिखर रहा था। अगर ये सब ठीक हो जाता तो वो फिर से एक जादूगर बन जाता, एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से जी सकता था। मोमोन की बातें सुनकर आमोन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, बिल्कुल वैसी ही जैसे कोई छात्र अपने गुरु की बात सुनकर मुस्कुराता है। पर हकीकत बहुत कड़वी थी। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था और उन दोनों को महसूस हो रहा था कि अंत बहुत करीब है। मोमोन बहुत दुखी थी और उसकी एक एक बात को ऐसे सुन रही थी जैसे वो कोई अनमोल चीज हो। वो एक भी लफ्ज नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि शायद ये उसके आखिरी शब्द हों। उनके आसपास की दुनिया जैसे थम सी गई थी। आमोन ने उस पल के बारे में बताया जब उसने जादुई ताकत माना का सही रास्ता छोड़कर बुराई को चुना था। उसने माना कि उसी पल उसकी किस्मत लिख दी गई थी। जब उसने अनुशासन तोड़ा तो उसने वापस लौटने का हक भी खो दिया था। जादू सिर्फ ताकत नहीं थी, वो एक वादा था जिसे उसने तोड़ दिया था। अपनी पूरी जिंदगी की गलतियों के बावजूद आखिरी बार मोमोन को देखकर आमोन को बहुत खुशी हुई। इस बर्बादी के बीच अपने मास्टर का चेहरा देख पाना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इस खुशी ने उसके गुनाह तो कम नहीं किए, पर उसे मौत के करीब जाते हुए थोड़ा सुकून जरूर दिया। जब आमोन ने मोमोन से कहा कि वो उसे माफ कर दे और उसे अब उस दुनिया में जाने दे जिसे उसने खुद चुना था, तो मोमोन ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। ये मांग बहुत भारी थी, क्योंकि इसे मानने का मतलब था ये स्वीकार करना कि वो उसे नहीं बचा पाई। आखिरकार उसकी बात मानते हुए मोमोन ने अपना हाथ उठाया और फिर से अपना जादुई निशान बनाया। अब वो उसे वापस लाने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये उसे आजाद करने का एक तरीका था, एक ऐसा काम जो ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि रहम और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए था। उसने उस जादूगर छात्र से बहुत गंभीरता से कहा कि वो उसकी बात गौर से सुने, क्योंकि उसकी मौत बेकार नहीं जाएगी। अब उसकी आवाज एकदम स्थिर थी, बिल्कुल एक टीचर की तरह। उसने वादा किया कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो उसका ये आखिरी पल हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मोमोन ने बताया कि ये आखिरी जादू होगा जो लीचन अपनी आंखों से देखेगा। उसने उसे इसे अपनी रूह में बसा लेने को कहा, क्योंकि ये जादू का सबसे ऊंचा स्तर था, जो मारने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की इच्छा शक्ति को बचाए रखने के लिए बना था। आमोन ने शांत नजरों से ऊपर देखा,
उसे समझ आ गया था कि मास्टर मोमोन उसे क्या समझाना चाह रही हैं। उसके चेहरे पर एक सुकून सा आ गया। वो सिर्फ शब्दों को नहीं सुन रहा था, बल्कि वो अपना आखिरी पाठ सीख रहा था, जिसने उसकी मौत को एक सजा से बदलकर कुछ और बना दिया था। तभी उनके ऊपर एक नई रोशनी फैली, जैसे काले आसमान में सुबह हो रही हो। उस रोशनी में आमोन को कुछ जाना पहचाना दिखा, सैकड़ों कमलों का खिलना और जादुई घेरों का फैलना। वो नज़ारा बहुत ही सुंदर और जादुई था, जैसे शुद्ध ताकत माना से बना कोई पवित्र बगीचा हो। अपने छात्र का दर्द कम करने के लिए मोमोन ने उससे कहा कि वो आसमान में फैली उस जादुई राह पर चले, रोशनी और फूलों से बनी एक ऐसी राह जो उसे गंदगी और दर्द से दूर ले जाएगी। ये वापस लौटने का रास्ता था, जिंदगी की तरफ नहीं, बल्कि जादू की उस धारा की तरफ जिसने कभी उसे सही रास्ता दिखाया था। नम आंखों से मोमोन ने उसे विदा किया और कहा कि अगर वो इस रास्ते पर चलेगा तो उसकी रूह हमेशा के लिए उसके जादू के साथ रहेगी। वो कहीं मिटेगा नहीं, बल्कि उस महान जादू का हिस्सा बन जाएगा जिससे वो कभी प्यार करता था। आमोन के अब शांत हो चुके चेहरे पर एक मुस्कान आई, जो सच में बहुत नेक थी, न कोई नफरत न कोई गुस्सा। उसने उस रास्ते की तरफ देखा और अपनी पुरानी मास्टर को दिल से शुक्रिया कहा। नफरत की जगह अब शुक्रगुजारी ने ले ली थी, जिससे उसका आखिरी वक्त बहुत शांति से बीता। उस जादुई रोशनी ने लीचन को लगभग पूरी तरह घेर लिया था और अब उसके अंदर उसे रोकने के लिए कोई बुराई नहीं बची थी। फिर भी वो दूर जाते हुए अपनी मास्टर को पुकारता रहा। उसकी आवाज एक ऐसे बच्चे जैसी लग रही थी जो आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने अपनों को देख रहा हो। मोमो हवा में टिकी हुई अपने छात्र को उस रोशनी भरे रास्ते पर जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था, उसके अंजाम के लिए, खोए हुए सालों के लिए और उस पल के लिए जब वो उसे गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोक पाई थी। जैसे ही वो रोशनी उसे दूर ले गई, मोमोन ने धीरे से कहा कि शायद अब आमोन को वो सुकून मिल जाए जिसकी उसे तलाश थी। उसकी जिंदगी दर्द और गलतियों से भरी रही थी। वो चाहती थी कि अब उसके वो सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। यान को लगा कि आखिरकार सब खत्म हो गया। उसने अपनी सांसों को काबू में किया और देखा कि क्या सब कुछ ठीक से पूरा हुआ। मोमोन ने कहा कि ये आखिरी सफर लंबा है और उसकी आवाज में एक पुराना दर्द था, पर उसने ये मान लिया कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। मीनार के ऊपर बना टेलीपोर्टेशन गेट भी फिर से काम करने लगा था। ये होना ही था क्योंकि लीचन अब नहीं रहा था और उस मैदान पर जो भारी दबाव था वो खत्म हो चुका था। पहली बार ऐसा लगा कि अंत सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि हकीकत है। पर एक सवाल अब भी चुभ रहा था, न मोमोन को पता था और न यान को कि आखिर आमोन को बुराई के रास्ते पर धकेला किसने था। मोमोन को ये सोचकर डर लग रहा था कि शायद पर्दे के पीछे अब भी कोई है। यान ने कहा कि उन्हें उस असली गुनहगार को ढूंढना चाहिए, न कि ये मान लेना चाहिए कि कहानी खत्म हो गई। मोमोन ये सुनकर दंग रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि यान के पास कोई शक का घेरा भी है। पर यान के चेहरे से लग रहा था कि वो बस हवा में बात नहीं कर रहा, उसके दिमाग में कोई नाम था जो उसे परेशान कर रहा था। फिर भी यान को पक्का नहीं पता था कि वो इंसान अभी जिंदा भी है या नहीं। वक्त और जंग अक्सर लोगों का नामोनिशान मिटा देते हैं, पर इस अनिश्चितता ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि और भी पक्का कर दिया कि उसे उस सच का पता लगाना ही होगा। इसके बाद जो हुआ वो उस खंडहर से बहुत दूर ईस्टर्न फ्रंट के हेडक्वार्टर में हुआ। वहां का माहौल किसी भी जंग के मैदान से ज्यादा ठंडा और डरावना था। वहां की दीवारें और सन्नाटा अपनों की गद्दारी और छिपे हुए जहर की गवाही दे रहे थे। एक ऐसे कमरे में जहां कभी ताकत का बोलबाला था,
एक आदमी के नंगे पैर हवा में लटक रहे थे, जो हल्के हल्के हिल रहे थे। वो नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। ये इस बात का सबूत था कि बड़ी से बड़ी ताकत भी एक लटकती हुई लाश में बदल सकती है। वो ईस्टर्न फ्रंट के कमांडर विस्काउंट जारेन की लाश थी और वो मर चुका था। उसका चेहरा लटका हुआ था और उसके शरीर की हालत बता रही थी कि उसका अंत बहुत ही अचानक और बुरा हुआ था। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि कत्ल के जरिए दिया गया एक पैगाम था। वहीं दूसरी तरफ उस खतरनाक मिशन पर भेजे गए स्पेशल यूनिट के सभी 80 सदस्य सुरक्षित वापस आ गए। वो सब ऐसे खुश हो रहे थे और कांप रहे थे, जैसे किसी बुरे सपने से जागकर बाहर आए हों। उनमें से कईयों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा लौट आए हैं। वो योद्धा एक दूसरे के कंधे थपथपा रहे थे, दोस्तों को बधाई दे रहे थे और खुशी के मारे उनकी हंसी और आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरे ग्रुप में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने जो कुछ सहा था, उसके बाद उनका जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपने साथियों से बात करते हुए लोरेना बेओवुल्फ ने साफ कहा, ये मिशन नामुमकिन लग रहा था, पर फिर भी उन्होंने इसे कर दिखाया और सबने अपना काम बखूबी निभाया। पास ही खड़े रोमन ने भी माना कि उसे कभी नहीं लगा था कि वो कामयाब होंगे, जब तक कि उसने अपनी आंखों से ये देख नहीं लिया। कैडेट शेरिल, जिसने सब कुछ करीब से देखा था, उसने कहा कि इस कामयाबी का बड़ा श्रेय लोरेना बेओवुल्फ को जाता है। उसने ये बात बहुत ईमानदारी से कही, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे लोरेना ने डर के साये में भी सबको संभाला। ये सुनकर लोरेना थोड़ी शर्मा गई। नजरें चुराते हुए रोमन ने धीरे से कहा कि अब पूरी यूनिट जैसे जोश से भर गई है। इस जीत ने उनके अंदर एक यकीन जगा दिया था कि वो मौत के मुंह से भी वापस आ सकते हैं। उसने ये बात बहुत धीरे कही, पर उसकी आवाज में टीम के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। लोरेना बेओवुल्फ का मानना था कि जिस किसी ने भी इस मुश्किल मिशन में हिस्सा लिया है, वो थोड़ी खुशी का हकदार तो है ही। वो नहीं चाहती थी कि वो लोग अपनी तकलीफों को कम आंकें। ये जश्न जरूरी था। ये इस बात का सबूत था कि इतनी बड़ी मुसीबत झेलने के बाद भी वो अब भी इंसान हैं। क्रूएल ड्वाइट अपनी तारीफ के पुल बांधने लगा। कैसे उसने छलांग लगाई, कैशा एवेराइन को बचाया और फिर एक ही झटके में मॉन्स्टर्स को काट गिराया। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि ड्वाइट से ऐसी बड़ी बड़ी बातों की ही उम्मीद थी। उसके बोलने का अंदाज ही ऐसा था कि लोग उसे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ते थे। हंसी मजाक के बीच भी लोरेना बेओवुल्फ का दिमाग एकदम चौकन्ना था। वो बार बार सबको गिन रही थी, खुद को यकीन दिला रही थी कि सब वापस आ गए हैं। पर तभी उसे एक कड़वी हकीकत का एहसास हुआ, सब नहीं आए थे। यान अब भी गायब था और इस बात ने जश्न के बीच एक बेचैनी भर दी। शेरिल यान के लिए बहुत परेशान थी और बार बार पूछ रही थी कि वो कहाँ है। लोरेना बेओवुल्फ ने उसे धीरे से शांत रहने को कहा ताकि घबराहट न फैले। पर सच तो ये था कि वो खुद भी अंदर से बहुत डरी हुई थी। तभी अचानक उन लड़कियों के पीछे रोशनी का एक ऊंचा खंभा चमक उठा। लोरेना बेओवुल्फ तुरंत पीछे मुड़ी, उसके चेहरे पर उम्मीद और शक दोनों थे। ऐसा लग रहा था कि टेलीपोर्ट आखिर खुल गया है और अब वो आखिरी इंसान भी वापस आ सकता है। यान सबसे आखिर में पहुंचा। वो सही सलामत वापस आ गया था और जैसे ही वो उस चमक से बाहर निकला, उसके मन में पहला ख्याल यही आया कि क्या बाकी सब भी सुरक्षित लौट आए हैं। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था। यान को देखते ही सब खुशी से झूम उठे। लोरेना बेओवुल्फ ने कहा कि उसने आने में बहुत देर लगा दी, वो सब बहुत डर गए थे। रोमन को जब पता चला कि यान ने ही मुख्य दुश्मन का खात्मा किया है, तो वो दंग रह गया। ये खबर आग की तरह फैल गई
और सब लोग यान की बहादुरी के कायल हो गए। बुरी तरह घायल उन सैनिकों ने यान के सामने सिर झुकाकर उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। यान ने सही वक्त पर आकर उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था और उन्हें एक नई जिंदगी दी थी। यान ने इन तारीफों को कोई घमंड के साथ स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने बहुत ही सादगी से कहा कि किसी साथी की पुकार कोई विनती नहीं बल्कि एक आदेश होती है, और एक असली सिपाही वही है जो डर के हावी होने से पहले पहुंच जाए। वहां मौजूद सभी योद्धाओं के बीच यान के लिए काफी तारीफें हो रही थीं, लेकिन क्रूएल ड्वाइट चुपचाप दूर खड़ा था और उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। उसे यान की जीत कोई बहादुरी नहीं लग रही थी, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे यान ने उसकी किस्मत का वह पल छीन लिया हो जो उसे मिलना चाहिए था, और वह भी सबके सामने। यान ने लोरेना बेओवुल्फ से बड़े सधे हुए अंदाज में पूछा कि क्या वापस आने के बाद उसकी मुलाकात विस्काउंट जारेन से हुई है। लोरेना ने चेहरे पर थोड़ी सी नफरत लाते हुए सिर हिलाया और कहा कि उसका उससे पाला नहीं पड़ा। फिर थोड़ा कड़वाहट के साथ बोली कि उसने उस सुअर को कहीं नहीं देखा, जैसे उसका नाम लेने से ही उसे घिन आ रही हो। गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। अफवाह थी कि विस्काउंट जारेन सुधरा नहीं है, उसने बस अपनी पुरानी आदतें फिर से शुरू कर दी हैं। वह शराब में डूबा रहता है और औरतों और शोर शराबे के बीच खुद को घेरे रखता है ताकि उसका ज़मीर उसे टोक न सके। पूरी टीम ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और फैसला किया कि अफवाहों पर यकीन करने से पहले वे खुद जाकर उसे देखेंगे।